नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत होगी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत अग्रवाल से, उनके नतीजों पर आगे की ग्रोथ पाथ पे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव, निफ्टी ऊपर से करीब 115 पॉइंट नीचे आया। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी मजबूती कायम, नया रिकॉर्ड हाई पर। सरकारी बैंकों में जबरदस्त तेजी, 4 दिनों में करीब 10% दौड़ा इंडेक्स। यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया करीब 8% ऊपर कर रहे हैं कारोबार। बढ़ते कंपटीशन और गिरते मार्जिन के चलते डॉक्टर लाल पैथलैब 8% लुढ़का। मेट्रोपोलिस के भी निराश करने वाले नतीजे, पूरा डायग्नोस्टिक सेक्टर दबाव। नतीजों वाले शेयर्स में जबरदस्त एक्शन, रिजल्ट के बाद पीआई इंडस्ट्रीज लाइफ टाइम हाई पर, कोल इंडिया भी 4% उछला। एमएससीआई रीबैलेंसिंग का 11 नवंबर को हो सकता है ऐलान। एडलवाइज रिसर्च के अनुमान के मुताबिक वरुण बेवरेजेस, टीवीएस मोटर्स, एबीबी और इंडियन होटल्स को मिल सकती है जगह। बाजार पर नजर डालिए इस वक्त, और साफ दिख रहा है कि ऊपरी स्तरों से प्रेशर है और तीनों ही मेन इंडाइसेस जो है इसमें कमजोरी। केवल बैंक निफ्टी है जो सस्टेन कर रहा है, ग्रीन में अभी भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी कितने पे है इस वक्त? 18,174 पे है, 28 पॉइंट नीचे है। और बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो 41,700, 800 मान लीजिए उसको, 114 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रही है। एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो पीआई इंडस्ट्री, जैसा हमने अभी कहा कि लाइफ हाई पे करीब जो है 10.5% की मजबूती के साथ काम कर रहा है, 3668 रुपए पे। वहीं पंजाब नेशनल बैंक, बॉश में भी अच्छी खास 6% की तेजी है, 17,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो। टीवीएस मोटर, बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ शेयर्स और जो एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब के बहुत कमजोर नतीजे आए थे, 11% स्टॉक नीचे है। एमआरएफ एक बहुत हाई टिकट साइज का स्टॉक है जिसमें 8% की गिरावट है, और 8% का मतलब होता है करीब 8,000 रुपये, क्योंकि स्टॉक ही 95,000 का था, तो वहाँ पे अच्छी वीकनेस है। इसके साथ ही मेट्रोपोलिस भी उसी में जोड़ लिए। जुबिलेंट फूड के नतीजे महंगाई के कारण उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट है, तो कमज़ोर है, 7.5% नीचे आया। बर्जर पेंट में 5% की कमज़ोरी, इंटरग्लोब एविएशन में 5% की कमज़ोरी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। बातचीत आज हम करेंगे प्रकाश गाबा जी से। गाबा सर, ऊपर लेवल पे काफ़ी दबाव दिख रहा है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, प्रेशर तो है ही है, तो क्या रणनीति है इस समय आपकी? देखिए, बैंक निफ्टी सुबह से एक साइडवेज जोन पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर तो ट्रेड नहीं बनता। जहाँ तक कि एक जो रेंज है, रेंज से बाहर निकले तो ठीक है। अब सारा दिन रेंज से चल रहा है तो ट्रेड तो बनेगा नहीं। यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे दोनों तरफ, तो अवॉइड करना चाहिए बैंक निफ्टी में, जो कि लगता है कि स्ट्रेंथ है, लेकिन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। रही बात निफ्टी की, गैप अप खुला, उससे लगातार गिरावट आ रही है। अब ट्रेड कर रहा है निफ्टी फ्यूचर करीब 18,250 के आसपास। पॉसिबल है कि 18,200 यहाँ पर एक सपोर्ट बने, वहां पर स्लाइड होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ देख रहा हूँ कि 3 घंटे से एक साइडवेज जोन पर चल रहा है, तो निफ्टी में भी ट्रेड नहीं बनता जब तक कि ब्रेकडाउन ना मिले, या तो फिर रेसिस्टेंस पर बेचिए विद स्टॉप लॉस। और रेसिस्टेंस है करीब 18,280 के आसपास। तो ट्रेड बनेगा कहाँ फिर? 18,280 के आसपास जी। ट्रेड स्टॉक बताइए फिर, बोलिए बोलिए। कोई स्टॉक जो आपके रडार पे आया हो? बोलिए। गाबा सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई मैं इसको रिकनेक्ट करिए आवाज नहीं है। गाबा हाँ, सर। अभी आ रही, अभी थोड़ी आ रही। मैं कह रहा था कि अगर इंडेक्स में नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो कोई स्टॉक रडार पे है क्या आपके? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद एक पीआई इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है, अच्छी तेजी है, ब्रेकआउट है और ब्रेकअवे गैप बना हुआ है। ट्रेड का हालांकि 10% ऊपर है, लेकिन इसको एक दिन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। पीआई इंडस्ट्रीज को लगातार इस स्टॉक ने हमेशा मुनाफा दिया है, लेकिन इसको थोड़ा 10-15 दिन होल्ड करना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 3640, लगता है ये 4,000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 3450 को। स्टॉक थोड़ा हाई वैल्यू है, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन ये पीआई इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। गाबा सर, सरकारी बैंक में आज अच्छी मजबूती है। पीएनबी को आप देखिए, बढ़िया। बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, वहाँ पे भी 4% की तेज़ी है, लगातार ये कंटिन्यूएशन में है मार्केट के साथ। यूनियन बैंक एक और है जो इसी लीग में शामिल हुआ है और उसमें भी अच्छी तेज़ी बनती दिख रही है। आपकी क्या राय बन रही है? यूनियन बैंक में अभी भी ट्रेड है क्या? बिल्कुल, अभी भी बनता है। 4 दिन से हम अच्छी तेजी देख रहे हैं यूनियन बैंक में, ट्रेड कर रहा है 64 के आसपास, स्ट्रेस्ड है।
हाँ। लेकिन टाइट स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस टाइट स्टॉप होगा करीब 62 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 64 के। टारगेट क्या हो सकता है? करीब करीब 70 के आसपास तक जाने की संभावना है। तो मोमेंटम तो है, ये मोमेंटम तेजी पकड़ सकता है, स्ट्रेस है, इसलिए स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी यूनियन बैंक। ओके गावा सर, एक स्टॉक है थंगामाइल ज्वेलरी, जिसमें गिरावट आ गई अचानक से, काफ़ी तेज़ गिरावट दिख रही है। 962 पे इसमें ट्रेड कर रहा है और पिछले 1 घंटे में 4% की कमजोरी आई है थंगामाइल ज्वेलरी। हाँ, एक्चुअली डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है। 1360 के आसपास ही हमने हाई देखा था, उसके बाद एक लगातार गिरावट आ रही है। करीब 5-6 हफ्ते में ही काफी गिरावट है। अब भी इसमें वीकनेस है, वॉल्यूम्स कम होते हैं लेकिन वीकनेस तो अब भी है। 1020, ये मेरे ख्याल से जो 1000 जोन था वो ब्रीच हो चुका। अब थंगामाइल 4 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया, ये सही बात नहीं है क्या दिख स्टॉक के लिए। तो मेरे ख्याल से और लोअर लेवल आते दिनों में देख पाएंगे। और लोअर लेवल आ सकते हैं, यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बातचीत करेंगे आज की कंपनी से। नतीजे पे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत अग्रवाल जी। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब करीब 4% की थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। मार्जिन भी थोड़े से स्लाइड हुए हैं, लेकिन रेवेन्यूज़ में ग्रोथ देखने को मिली है और अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। काफ़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी इसको कह सकते हैं। फ्रेट है, सप्लाई चेन में भी है, सी वेज भी है, तो अलग अलग सेगमेंट से काफ़ी बिजनेसेस हैं इनके। और एक बहुत बड़ी फ्लीट चलाते हैं जिसमें शिप्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं, वेयर हाउसिंग भी है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दूसरी तिमाही थी और आगे का 6 महीना जो बचा है इस वित्त वर्ष का उसमें क्या होगा। विनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंबिसी आवाज़ पर। सेगमेंट वाइज जरा हम लोगों को नतीजे समझाइए कि दूसरी तिमाही में कैसे रहे। नमस्ते। जो हमारे मेन सेगमेंट्स है वो 3 सेगमेंट्स हैं। एक है फ्रेट बिजनेस, जो रेगुलर फुल ट्रक लोड और लेस देन ट्रक लोड का मूवमेंट करता है। एक है सीवेज बिजनेस, जो हमारे पास 6 जहाज हैं जो कोस्टल शिपिंग में ऑपरेट करते हैं और इंडिया में ही, और कुछ कभी कभार नेबरिंग कंट्रीज भी जाते हैं। और थर्ड बिजनेस है सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, जिसमें हम लार्ज स्केल ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं और कई इंडस्ट्रीज के लिए पूरा सप्लाई चेन मैनेज करते हैं। तो ये 3 बिजनेसेस हैं। तीनों बिजनेस में अच्छा ग्रोथ रहा है पिछले साल से। और अगर आप देखें कि जो फ्रेट बिजनेस है, जो पहला बिजनेस है, उसमें ग्रोथ है टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी अच्छा। सीवेज बिजनेस में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि बॉटम लाइन थोड़ा सा स्क्वीज हुआ है। वो ज्यादातर ये है कि कुछ ये जो जहाज है ये ड्राई डॉक्स के लिए जाते हैं, मतलब कि रिपेयर के लिए जाते हैं हर कुछ महीनों में। तो जब वो जाते हैं जहाज, तो वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा रेवेन्यू भी कम हो गया है और थोड़ा मार्जिन वो कॉस्ट के चक्कर में उसमें भी कम हो गया है। जो हमारा सप्लाई चेन बिजनेस है उसमें आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि जो ऑटो सेक्टर है वो उसका जो कमबैक है वो काफी अच्छा रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो इससे हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है टॉप लाइन पे भी और बॉटम लाइन पे भी। तो ओवरऑल जो हमारा स्ट्रैटेजी है कि एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कंपनी बने इंडिया की, वो अच्छे से चल रही है। और साथ साथ जो हम नए इंडस्ट्रीज हैं उनको भी कंटिन्यूअसली एड्रेस करते रहते हैं। ओके सर, इसी समय फिर कोल्ड चेन वाला भी बता दीजिए कि उसमें किस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं और कैसा रिस्पांस। कोल्ड चेन जो एक बिजनेस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत चेंजेस आ रहा है कंज्यूमर के तरफ ही। कंज्यूमर खुद QSR से ऑर्डर करता है और ये ऑनलाइन कंपनियों से ऑर्डर करता है। तो कोल्ड चेन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और क्लियरली साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको भी कोल्ड चेन चाहिए। थर्ड, आपका जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ हो रहा है उसमें भी कोल्ड चेन चाहिए। तो इसका पोटेंशियल बहुत मैसिव है अगले कई सालों में। और उसको कवर करने के लिए हमने एक जॉइंट वेंचर बनाया है जापानीज कंपनी के साथ, और ये अच्छा काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे पिछले साल जो ग्रोथ था वो ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये तो फिर एक पूरी वैल्यू चेन सर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी रादर कि केवल लॉजिस्टिक्स के लिए पीछे आपको वेयर हाउस भी चाहिए होंगे क्या। हाँ जी, तो ये आप सही कह रहे हैं कि इसमें जो पूरा जो वैल्यू चेन है वो स्टार्ट होता है ओरिजिन से और डेस्टिनेशन तक और फाइनल कंज्यूमर तक भी। तो इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लगती हैं, वेयर हाउसिंग सर्विसेज लगती हैं
और साथ साथ कई हैंडलिंग के और प्लस साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करते हैं। तो ये यू आर राइट कि ये पूरा वैल्यू चेन क्रिएट करते हैं हम, और कस्टमर्स के लिए अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं। आपने कहा कि ऑटो सेगमेंट से आपको थोड़ा सपोर्ट मिला। सर मेरे को ये समझाइए कि चूंकि जो मास प्रोडक्ट यानी टू व्हीलर्स हैं या एफएमसीजी सेगमेंट में जो कंपनीज बहुत बड़े मार्केट को एड्रेस करती हैं, रूरल या सेमी अर्बन या छोटे शहर, उनमें वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिख रही है। रादर कंपनियां भी कह रही हैं बहुत दिक्कत वहाँ पे पिकअप हो नहीं रहा है। तो ये तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी आगे से, इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्योंकि वो उनके हिसाब से मास मार्केट ठीक नहीं चल रहा अभी। हाँ देखिए, एक तो आपने कहा कि ऑटो सेगमेंट और दूसरा एफएमसीजी। तो ऑटो सेगमेंट में यस बहुत अच्छा ग्रोथ, और आपने देखा कि पहले पेंट अप डिमांड बहुत ज्यादा था क्योंकि ये चिप की शॉर्टेज थी। तो चिप शॉर्टेज अभी धीरे धीरे जैसे निकल रहा है, ये डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं। चाहे ये फोर व्हीलर हो, कुछ हद तक टू व्हीलर में भी हमने देखा कि अभी ग्रोथ चालू हो गया है। साथ साथ हम अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, जैसे कि जेसीबी टाइप की कंपनियां या ट्रैक्टर की कंपनियां हैं, उनके लिए भी हम काम करते हैं, तो उसमें अच्छा ग्रोथ है। तो ऑटो सेक्टर में अच्छा बूम चल रहा है अभी। जो एफएमसीजी में आपने सही कहा कि कुछ हद तक ये वॉल्यूम में गिरावट आई है, और ज्यादातर ये रूरल एरिया में जो डिमांड है इसमें स्लो डाउन है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, और जैसे ये फेस्टिवल सीजन थोड़ा खत्म हुआ है और आगे जब आप रूरल एरिया में जब वहाँ हाथ में पैसा आता है, तब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो ये अब जैसे सीजन चेंज हो रहा है, और हम अगले कुछ महीनों में जरूर देखेंगे कि एफएमसीजी में इफ नॉट ग्रोथ सेम लेवल या उससे थोड़ा ज्यादा तो रहेगा ही पूरे साल के लिए। ऑटो को भी अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, एक जहाँ पे कार वगैरह है वो तो ठीक है, थोड़ा अच्छा कर, कार में भी प्रीमियम वाली ज़्यादा अच्छा करे। टू व्हीलर की ग्रोथ नहीं है सर, और टू व्हीलर मास सेगमेंट में है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत उसमें पड़ती होगी। तो आधा ऑटो तो समझ लीजिए आप उसी में चला गया जहाँ से ग्रोथ नहीं आ रही है। वैसे अगर आप देखिए वॉल्यूम और वेट के हिसाब से तो टू व्हीलर कम पड़ता है, बट यू आर राइट कि उसमें ज्यादातर ग्रोथ नहीं है। इसके कई कारण है, क्योंकि रिटेल सेक्टर में, रूरल सेक्टर में हमने देखा कि इनकम कम होने के कारण टू व्हीलर का सेल्स काफी कम हो गया है। लेकिन अभी टू व्हीलर मार्केट काफी चेंज हो रहा है। एक तो अर्बन एरिया में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी आ रही हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्च हो रहा है, वैसे टू व्हीलर का सेल भी बढ़ रहा है। और रूरल एरिया में अभी जैसे थोड़ा सा चीजें इंप्रूव हो रही हैं, इंक्लूडिंग अभी जैसे मैरिज सीजन चालू हो रहा है, हम देखेंगे कि टू व्हीलर का ग्रोथ थोड़ा बढ़ेगा। डेफिनेटली जो लास्ट ईयर के लेवल तक हो सकता है आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई नेगेटिव ट्रेंड कोई ऐसा दिख रहा है टू व्हीलर्स के लिए। ओके सर, एक सवाल और इसमें, चूंकि फेस्टिव सीजन अभी जस्ट खत्म हुआ है और अब नया ट्रिगर आप कह रहे हैं मैरिज वाला होगा, काफ़ी बड़ा सेगमेंट होता है और ये चलेगा भी अगले 3-4 महीने, काफ़ी हद तक चलेगा। तो जो गाइडेंस आपका रेवेन्यू ग्रोथ का 10-12% का, वो आप इसी बिना पे कह रहे हैं कि मेंटेन हो पाएगा? हाँ जी, हमारा जो गाइडेंस है 10 से 15% एक्चुअली टॉप लाइन पर, तो 15 से ऊपर ही हम जाएंगे फुल ईयर के लिए। 15 से 20 के आसपास होना चाहिए हमारा। और जो बॉटम लाइन है वो, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा सीवेज बिजनेस में हमें अच्छा मुनाफा हुआ, क्योंकि कुछ ये जहाज हमारे इंटरनेशनल वाटर्स में गए, और आप जानते हो कि इंटरनेशनल रेट्स काफी आए थे, तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हमें। तो जो ग्रोथ है बॉटम लाइन में, वो करीब 10 से 15% के आसपास का गाइडेंस हम दे रहे हैं। सर ये जहाज आपके वापस आ गए, सारे रिपेयर हो गए कि अभी भी है वहीं पे? हाँ जी, नहीं नहीं, सब रिपेयर होके अभी सब आ गए ऑनलाइन है वापस? सब। तो सब पूरा भी उसका बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स अगर आप देखिए तो वो आधा हो गया है, 50%। फ्रेट रेट्स बहुत नीचे आ गए हैं, और आपका ये जो सीवेज वाला बिजनेस है, ऑपरेटिंग नंबर सबसे बढ़िया इसी के होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, और ये सेगमेंट थोड़ा सा अभी इस क्वार्टर में आपने बताया कि जिसकी वजह से दिक्कत है। तो आगे भी तो सर बहुत ज़्यादा फ्रेट उतना हाई है नहीं। नहीं, बट वो बॉल्टिक फ्रेट इंडेक्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट का रेट है, और हमारा जो रेट है वो डोमेस्टिक मार्केट का है। हम इंडिया के कोस्ट में ऑपरेट करते हैं, जैसे कांडला से कोचिन, या ईस्ट कोस्ट में वाइजैग और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर वगैरह। तो इसलिए हमें जो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ये ओवरसीज मार्केट में क्या हो रहा है, तो ये इंसुलेशन रहता है, और इसलिए
आप देख रहे हैं कि हमारा मार्जिन काफी हाई है इसमें। ओके अच्छा, डोमेस्टिक फ्रेट रेट का क्या स्थिति है, कैसे चल रहे हैं? फ्रेट रेट्स देखिए इंडिया में कॉस्ट के ऊपर नहीं डिपेंड होता है। फ्रेट रेट जो इंडिया में है वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ कॉस्ट भी होता है। तो अब जैसे हम ये फेमस एग्जांपल है, सबको मालूम है कि नागपुर से जब संतरे चालू हो जाते हैं तो रेट्स वहां से बढ़ जाते हैं ट्रांसपोर्ट के। तो वैसे ही कई सेक्टर्स में जहां डिमांड कम है तो वहां रेट्स थोड़े सप्रेस रहते हैं। लेकिन ये जो डीजल प्राइस हाइक के कारण पिछले साल भर 1.5 साल से जो हम देख रहे हैं रेट काफी बढ़ गए हैं और ये डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है मार्केट में। तो बढ़ा रहे हैं ना फिर आप विनीत जी? नहीं तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है तो फिर कैसे पैन आउट हो रहा है? बढ़ाना पड़ेगा आपको। हमारे रेट्स तो बढ़ जाते हैं कि कितने हम बढ़ाए सर आपने? लास्ट 3 मंथ्स में कितने फ्रेट रेट हाइक हुए हैं? देखिए ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक नहीं है कि हम कितना परसेंटेज बढ़ाए हैं, बट जो मार्केट में है वो रेट्स 10%, 10 से 15% तो बढ़ ही गया है और अक्रॉस द बोर्ड ये बढ़ा है। तो ये हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस है और ये एडजस्ट भी होता है। अगर डीजल कम हो जाता है तो साथ साथ फ्रेट रेट्स उसके साथ साथ कम भी हो जाते हैं। जिसकी संभावना लग रही है आपको डीजल के रेट कम होंगे? वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि उधर रोक रखा है अभी तक, तो बढ़ाने नहीं दे रहे, इसलिए बढ़े यहाँ पे नहीं है। खैर एनीवे, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि फेस्टिव सीजन के बाद अब डिमांड थोड़ी थोड़ी रूरल और इन सब में पिकअप हो रही है, जिसके बिना पे आप ये कह रहे हैं कि 10 से 15% गाइडेंस आप मीट कर ले जाएंगे, राइट सर? यस सर, या थैंक यू सर, थैंक यू विनय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एक बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी, 650 का प्राइस इस वक्त चल रहा है, 663 रुपये के आसपास का यहाँ पे, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि जो मास मार्केट वहाँ दिक्कत ज़रूर है, लेकिन शायद थोड़ी ग्रोथ आ रही है क्योंकि फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ा सा पिकअप था और अब मैरिज सीजन है तो उसकी वजह से थोड़ा पिकअप आने की उम्मीद है। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है तमाम कंपनीज़ के लिए। जितनी भी कंपनी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो सब मान रहे हैं कि मास मार्केट में प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो गिर रही है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट में बातचीत। बाजार में देखिए तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति अभी बनी हुई है, हालांकि निचले स्तरों से लग रहा है थोड़ा थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा है। वीरेंद्र जुड़ गए हैं, वीरेंद्र के पास चलते थोड़ा समझते हैं। वीरेंद्र, क्या कहाँ नजर है आपकी इस वक्त मार्केट पे? देखिए नीरज जी, मेरे को लगता है कि ये वक्त है अब बैंक निफ्टी के बारे में फिर चर्चा करने का। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में और कमाई का अड्डा में इतिहास या फिर इतिहास तो रच ही चुका है। ये एक और नया मुकाम हासिल करने को शायद बैंक निफ्टी तैयार है। बैंक निफ्टी और दूसरा स्पेस नीरज जी, अगर डेटा से देखकर पूछें तो इट्स कैपिटल गुड्स। शायद ये क्लोजिंग उसको बिलोंग करेगी। बाकी पीएसयू बैंक्स, कैनरा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन मेरी नज़र बैंक निफ्टी पर और कैपिटल गुड्स पर। कैपिटल गुड्स इंडेक्स पे और निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक इस समय है 41,871 पे। बैंक निफ्टी के अंदर कोई खास चीज़ है, सिर्फ बैंक निफ्टी? पीएसयू बैंक्स, PSU बैंक्स नीरज जी, हाँ, PSU एसबीआई, बैंक, बीओबी, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा यही आज स्ट्रॉन्ग। top। और अगर मैं यहाँ और कैपिटल गुड्स में भी देखूं नीरज जी, तो यहाँ पर शायद ये क्लोजिंग एलएनटी और कमेंस, ये दो स्टॉक्स, जिस प्रकार का ओआई एडिशन है इन दो स्टॉक्स में और जो ऑप्शन एक्टिविटी है बहुत स्ट्रॉन्ग, कमेंस और एलएनटी क्लोजिंग के लिए पुल बैक खेलने के लिए। तो चलिए इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, निफ्टी बैंक पे नज़र रखिएगा। ये सारी चर्चा अगले 1.5 घंटे में होने वाली है। आपको बस कुछ सेकंड्स का इंतजार करना है। वापस वीरेंद्र आएंगे, इसके साथ ही हर्षदा और अनुज भी।